कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। जो आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ग्रेविटेशन। अब बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन की। ये टर्म तो कुछ सुना हुआ है, आप बचपन से इसे महसूस भी करते हो अर्थ की ग्रेविटी को, ठीक है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन को कैसे डिफाइन किया गया है उसकी बात कर लेते हैं पहले हम। देखिए जो ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटेशन जो है उसको समझने के लिए आपने क्या किया कि आपको ने कहा कि चलो दो मास हमने लिया, मास m1, मास m2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। दो मास लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ग्रेविटेशन जो है, इट इज द ग्रेविटेशन इज द, यहाँ पे इट इज द फोर्स ऑफ attraction between the two objects, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे ये टर्म आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि जो ग्रेविटेशन में जो फोर्स लगने वाले हैं वो फोर्स कौन सा लगेगा? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। बात समझ में आई? दो यूनिवर्स में कोई भी दो मास हमने लिया, यूनिवर्स में कोई भी दो मास हमने लिया, वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किसी एक फोर्स के साथ, ठीक है। उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। अब एक टर्म हमारे पास आता है ग्रेविटी। अब एक टर्म है जो आप ग्रेविटी ये सुनते हो। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन तो आपने सुन लिया कि दो बॉडी के बीच में, कोई भी दो बॉडी आपने ले लिया। ग्रेविटी में क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स occurring between the earth and the object। जब आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी क्या है, तो उसमें देखिए एक जो मास हो गया वो हमारा अर्थ हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया। ग्रेविटेशन में आपने क्या कहा था कि दो डिफरेंट बॉडी या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगने वाले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी में क्या है कि इन दोनों में से एक को हमने अर्थ कहा और कोई भी एक मास उठा लिया, ठीक है, कोई भी एक मास उठा लिया। ये अर्थ की बात कर लेते हैं और ये कोई एक हमने मार्कर ले लिया, ठीक है ना, इसका भी कुछ अपना एक मास है। तो ये जो अर्थ, इस पे जो फोर्स लग रहा है, अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये हो गया हमारी ग्रेविटी। ये दुनिया के सारे पार्टिकल पे, आप पे, हम पे, किताब पे, कॉपी पे, गाड़ी पे, हवाई जहाज पे, सब पे ये काम कर रहा है, अर्थ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? अर्थ है। दूसरा कोई भी ब्लॉक आपने उठा लिया, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब इसके बाद हमारे जो न्यूटन साहब है, न्यूटन चचा, उन्होंने ग्रेविटेशन में भी अपना लॉ दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप ये भी कह सकते हो कि इसे एक और नाम दिया गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसे क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसे हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ही हो रहा है। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा?
न्यूटन साहब ने क्या क्या ग्रेविटेशन में, इन्होंने तो फिजिक्स में सब जगह कुछ ना कुछ डिफिनेशन फार्मूला दे रखा है। किसने? न्यूटन जी ने। तो इसमें भी इन्होंने ग्रेविटेशन में दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि एवरी, ठीक है ना, स्टेटमेंट इसके देखिए पहले, और आप, मुझे विश्वास है कि आप नोट करते जा रहे होगे। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, मन नहीं कर रहा नोट करने का, तो आप क्या कर सकते हो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। और साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक लेक्चर में कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, उसे भी आप अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितनी समझ में आ रही है, ठीक है, कितना आप समझ चुके हो। और अगर एक बार में अच्छे मार्क्स नहीं आते, मार्क्स भी उसमें डिस्प्ले हो जाएगा, अच्छे नहीं आते फिर दोबारा से दीजिए, उसको पता तो चले कि आप चीज़ों को समझ चुके हो, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स attract every other object, ठीक है। इसका मतलब देखिए, स्टेटमेंट के साथ साथ हम एक छोटी ड्राइंग भी करते जाते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, नीचे हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं ड्राइंग, इसमें मिटा लो। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, कोई हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, और एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, जिसे हमने कहा मास m2 है, ये m1 है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे हमने कहा स्मॉल d है, ठीक है, मान लेते हैं। ये कह रहे हैं, न्यूटन साहब कह रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एवरी अदर ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, जो कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of the distance between them मतलब दो डिफरेंट मासेस। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कहा जा रहा, न्यूटन साहब ने क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जो कि आपको याद करना है, समझना है, रटना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ गए तो रटने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर नहीं समझे तो रटना पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो इन्होंने कहा, देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। रट्टी वाली चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहने वाली है, आप समझो इसको। न्यूटन साहब ने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक टर्म आ रहा हमारा, ठीक है, एक आ रहा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्होंने कहा कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं यूनिवर्स में, तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई m1 और m2 जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने कहा ठीक है, यहाँ पे तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। जो स्टेटमेंट आपने लिखा था उसी को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मिक्स करके लिखते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब ये तो कोई फार्मूला है नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटानी पे होगी हमें, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एफ को हटाया गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया जी, ठीक है। ये जी जो है हमारा क्या है मैं बताता हूँ अभी। जी इज नोन एज, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल
यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ़ी। तो दिस इज अ कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया हमारा, और ये कांस्टेंट को कहा गया जी की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली जब इसे देखा गया, जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब क्या यहाँ पे इसकी कोई यूनिट होगी? ठीक है, चलिए देख लेते हैं यूनिट के लिए क्या करेंगे हम। जी के यूनिट कैलकुलेट करना है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार आप इसको देखिए। प्रोपोर्शनलिटी इसके स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो वो भी हमने लिख दिया। अब दोनों को मिक्स करके हमने कहा ये, अब इसे हमने इक्वेट किया तो जी आया। जी एक कांस्टेंट है, जी जो कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी वैल्यू तो हो गई, लेकिन क्या इसका यूनिट क्या होगा वो हमें डिसाइड करना। फोर्स है तो इसका यूनिट तो आप जानते हो कि फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन। जी के लिए इसे हम लिख सकते हैं, डी को इधर लाते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2। तो जी इक्वल्स टू आप ले सकते हो एफ डी स्क्वायर m1 m2, ठीक है। अब इसकी यूनिट रख दो, न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, डी स्क्वायर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, और दो मासेज है तो यानी केजी स्क्वायर। यानी कि इसकी यूनिट जो हो गई जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ द जी। जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बात तो आप समझ गए, यहां तक तो बातें आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स कैलकुलेट करके आ रहा है ना, ये जो फोर्स की वैल्यू आ रही है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां से यहां दोनों फोर्स जो है एफ है, ये इस पे जितना लगा रहा उतनी वो इस पे लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा। अब क्या है ना कि ये जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना वो इनके सेंटर से, ये और ये सेंटर से पास होगा। ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी सेंटर। जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगा ना वही होगा हमारा डायरेक्शन फोर्स का। डायरेक्शन इन द सेंस लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी यहां से क्या दोगे इन दोनों के बीच में ये, या फिर यहां से यहां, ये नहीं, ये सेंटर टू सेंटर मिलना चाहिए। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात को याद रखना है। तो ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप समझ गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, और उसमें आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करी। जी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, मतलब आपने कांस्टेंट कहा जिसे आप कहते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेट करते हो क्या? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, जिसका वैल्यू जो है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब बात आते हैं, ग्रेविटेशन की बात हो रही तो बात होगी फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल मतलब ये ऊपर से गिराया, सॉरी ऊपर से इस कैप को गिराया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज फ्री फॉल, कि ऊपर से कोई चीज आपने ड्रॉप किया। मान लो कि यहाँ पे कोई एक टावर है और इस टावर के पास ये मास m लेकर गए और इसको ड्रॉप किया, सिंपली ड्रॉप किया। जिस समय यानी ड्रॉप किया उसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। किसी चीज को ड्रॉप किया जाए, वहां पे वेलोसिटी नहीं दिया गया ना, बस सिंपली ड्रॉप किया गया, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है। ये किसी भी हाइट h का टावर हमने लिया और हमने कहा चलो ऊपर से चल के हम कुछ ड्रॉप करते हैं, स्टोन को, बॉल को, तो आपने ड्रॉप किया। इस समय तो इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है, या फिर आप बीच में कहीं देखोगे तो इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, कुछ वेलोसिटी हो गया, कुछ वेलोसिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 है तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, इस तरीके से 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज किया हो रहा है क्योंकि इस बॉल को, इस स्टोन को अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी में एक फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है।
और जो फोर्स से खींच रहा है उससे हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बराबर, तो वहां पे कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन है ना, और वो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी बात करेंगे, इसके बाद इसकी बात करेंगे कि जी क्या है। अब देखिए ये नीचे आ रहा, ये तो क्लियर है ना, मोशन में हमने पढ़ रखा है ना कि मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उससे वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बराबर, तो यानी वहां पे कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन है। अब वो केस अलग हो गया, एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है और बॉडी मूव कर रही होती है, उस समय क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, जीरो, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, जीरो से इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे यूनिफॉर्म का तो केस है नहीं ना, बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे यूनिफॉर्म का केस नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, अब वो 5, 10, 15, 20 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से इंक्रीज करती जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होना मस्ट है। तो ये एक्सेलरेशन जो है हमारा वो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम फिर से एक बार पूरी तरीके से समझते हैं। जब आपने इसको ड्रॉप किया तो अर्थ जो है इसे अपनी तरफ खींच रहा एक फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसे खींच रहा, और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करे, तब इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है। दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। अब यहां पे जो अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, वो क्या फोर्स लगा रहा है, F इक्वल्स टू mg। दिस इज द ऑल अबाउट द फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी। किस लिए इनकी क्यों इंक्रीज कर रही है, किस लिए इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है ना। जब ग्रेविटी काम कर रहा है तो वहां पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, और इसके कारण से इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है। होता है ना कि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक दे ऊपर छत से, है ना, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए, आप भी मत करना ऐसा, लेकिन किसी ने फेंक दिया तो क्या होगा, क्या होगा, वो उसने तो ड्रॉप किया ऊपर से, आपको आकर लगा, सर पे लगा, यहां लगा, तो क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि काफी जोर से चोट लगा आपको, ठीक है ना, काफी जोर से चोट लगा। उसने तो ड्रॉप किया था ना, अब उसने जिस समय ड्रॉप किया अगर उसके नीचे हाथ रखे तो कोई चोट नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है, और जिसमें आपको हिट किया उसने, स्टोन ने, बॉल ने, तो आपको काफ़ी तेज चोट लगा, जोर का चोट लगा, ठीक है ना। ये क्यों लगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको अपनी तरफ एक फोर्स खींच रही है, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, F इक्वल्स टू mg। जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको याद रखना है, जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात कर लेते हैं जी की, कि जी को कैलकुलेट करने की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जी की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं जी, व्हाट इज जी, जी, हाँ जी ना जी, वो जी नहीं, स्मॉल जी की बात हो रही है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जी, जी हमारा क्या है, जी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, इसे याद रखना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे कहते हैं। इस केस में हमने क्या किया, हमने कहा कि एक अर्थ ले लेते हैं, ग्रेविटी की बात हो रही है, एक अर्थ हमने ले लिया, इसका ये सेंटर है, एक ब्लॉक मास हमने यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका मास मान लो m1 है। अब जो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ की बात कर लेते हैं, उसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, उसे हमने कैपिटल M से डिनोट किया, और इसकी वैल्यू जो है 6 × 10⁻24 kg होता है। इसे आपको याद करना, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रेडियस, ये जो रेडियस है अर्थ की रेडियस, ठीक है, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है ये। इसको अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है 3 0 इधर और 1 2 यहाँ पे, 3 0 इधर, तो यहाँ पे 4 लिखा आपने, 6.4
तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो इसे भी आपको याद करना है, पता होनी चाहिए आपको। तो आर और ये, अब यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी उस ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी किसी एक फोर्स से। ठीक है ना, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या कहा गया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया बाकायदा। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा था F इक्वल्स टू G_m1 m2 बाई डी स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था हमारा जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करके निकाला था। कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कोई ब्लॉक है जो कि अर्थ के सरफेस पे है, तो इसके अर्थ जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा एक फोर्स से, जिस फोर्स को आप कैपिटल F इक्वल्स टू कह सकते हो G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर की बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर, तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर। इसके कंपैरिजन में क्या सेंटर, ये थोड़ा ऊपर भी हो गया, 1 मीटर ऊपर हो गया, क्या फर्क पड़ा इस पर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा अर्थ के सरफेस पे जो भी रखा हुआ है उसका हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से वो आर है ना, उसके रेडियस के बराबर। तो हमने कहा ठीक है, ये वैल्यू है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें ये टर्म देखिए, इसे हम लिख सकते हैं G_m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये m1। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने कहा कि चलो एक बॉडी और रख कर देखते हैं। हमने एक ब्लॉक और रख दिया और हमने कहा इस बार इसका मास m2 है। ठीक है, मास m2 है, तो यानी कि ये सेंटर से सेंटर ये जो डिस्टेंस है ये भी r के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, r के बराबर है। तो अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना हो अर्थ और इस ब्लॉक का, इसका तो हमने कर रखा है, कैलकुलेशन। अब अर्थ और इस ब्लॉक का करना है, तो आप कहोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ब्लॉक या ऑब्जेक्ट इनटू आर स्क्वायर। इसे भी हम लिख सकते हैं ना, देखो G_m बाई आर स्क्वायर इंटू m2। अब इन दोनों फॉर्मूले को देखकर क्या लग रहा है आपको, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है यार एम तो ठीक है, दोनों जगह मास तो आ रहा फोर्स में, यानी कि ये जो टर्म है ये टोटल एक्सेलरेशन है। क्या है फॉर्मूला हमारा, देखो फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखते हैं ना। अब इस बॉडी के लिए हमने कहा m1 मास है, तो ये जो टर्म है वो एक्सेलरेशन है, ये जो मास है m2 और ये जो टर्म है वो एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे सिंपल एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ तक मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो F इक्वल्स टू हमारा क्या है कि मास m1, अगर इसे हम बात करें, और ये G है, यानी कि G की वैल्यू हमारी कितनी है, G की वैल्यू कितनी है, G_m बाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जल्दी हो रहा है क्या, तो थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। तो ये हो गया हमारा G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपने कहा ठीक है। अब G की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू के लिए कैपिटल G का वैल्यू पता है आपको, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ये G की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। लेकिन यहाँ पे अभी हम जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो 6.7 ही रखते हैं, है ना, 10 टू द पावर -11। बाकी जो इसकी यूनिट है वो तो आप पुट करोगे ही। तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 और m की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी, रेडियस, ये देखिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट करते हो,
इसको नीचे का टर्म मिटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है हमें। जब इसे आप कैलकुलेट करते हो ना, तो जब कैलकुलेट करोगे तो जी की जो वैल्यू आएगी, जी इक्वल्स टू 9.8। अब यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है, यूनिट तो सेम ही होगा जो एक्सेलरेशन हमारा है। जो एक के लिए सिंपल एक एक्सेलरेशन के लिए हम जो कहते थे कि एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर जी के लिए भी यूनिट सेम ही है, ये याद रखना है। और जी हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जी की वैल्यू जो है ना, वो क्या आर पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा। तो क्वेश्चन है, वहां पर हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इक्वेटर और पोल की बात कर लेते हैं। ऊपर से चपटा है अर्थ, ठीक है ना, तो एक तरफ रेडियस ज़्यादा है और एक तरफ कम है। तो जिधर रेडियस कम है, मतलब जी जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो अर्थ तो ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं, ठीक है, जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सब जगह सेम है। लेकिन वहाँ पे क्या स्लाइड चेंज हो जाता है, और जो ये 9.8 की वैल्यू है ना, वो आपको कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने को मिलेगा। और मोस्टली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो मोस्टली केसेस में जी की वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। और 9.8 की जगह पे अगर आप 10 भी रख के सॉल्व करते हो तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखो, इसको मिटा लेते हैं। ये तो हमने कर लिया जी की बात। अब इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं? और बात ये कर सकते हैं, चलो ये तो जी हो गया, लेकिन जो हमारा फ्री फॉल हो रहा है या फिर जो हमारा इक्वेशन ऑफ द मोशन है पहले से, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ रहे हो आप? इक्वेशन ऑफ द मोशन किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्वेशन ऑफ द मोशन किसकी बात कर रहे हैं? याद आया कुछ? इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पे क्या फर्क पड़ा? इस पे इंफ्लुएंस क्या हुआ ग्रेविटी का? तो इक्वेशन ऑफ द मोशन याद रखना, ये तीनों जो आपने मोशन में पढ़ रखा था, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे सारे टर्म तो पता है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। s इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये चीज आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे इन पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखो, आपने कहा कि दो केसेस लेते हैं हम। एक केस हम ये लेते हैं, हमने कहा कि किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसको ड्रॉप किया गया। जब ये ड्रॉप किया गया तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। हमेशा याद रखो, ड्यू टू द ग्रेविटी ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इंक्रीज कर जाएगी 0 से। फ्री फॉल के केस में हमने देखा था ना, तो यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस केस में जब बॉल को ऊपर से नीचे आप ड्रॉप कर रहे हो और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। वो नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हम वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या। तो डेफिनेटली जब ऊपर से आप ड्रॉप करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ोगे, नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी ना। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। एस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? हाइट, कितने ड्रॉप किया गया, कितने दूरी से। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो यहाँ पे जी का टर्म आ गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, ये फर्स्ट केस, ये तो समझ गए। अब देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है बॉल की, इसी किसी वेलोसिटी के साथ, कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका गया। ये जाएगा 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 जाएगा, इस पॉइंट तक आया मान लो,
ऊपर नीचे आ सकता है, यहाँ पे समझाने के लिए कुछ वेलोसिटी हो गई इसकी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? किसी पत्थर को आप फेंक रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो स्पेस में चला जाएगा। वो एक लिमिट तक ऊपर गया, उसके बाद उसको नीचे ही आना है। तो नीचे आना कब स्टार्ट करेगा? जब ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो किसी भी वेलोसिटी के साथ आपने फेंका, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड है। आप इस वेलोसिटी से किसी स्टोन को फेंक रहे हो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये जा रहा ऊपर जा रहा। जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। यहाँ से ये बात तो क्लियर हो रहा है, कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हमारा कम होते होते 0 हो गया। ये बात तो क्लियर है ना, कम होते होते 0 हो गया। बहुत अच्छे, गुड। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब है वेलोसिटी कम होता जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हमेशा उसका डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होगा। आपको ये देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप ऊपर फेंक रहे हो तो अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ये केस कैसा हो गया? ये तो वही केस हो गया ना मोशन में। या तो ब्रेक लगाया हमने, हम कार बाइक ड्राइव कर रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी क्या है धीरे धीरे रुक गई, वो रुक गई। तो वहां पे हम क्या कहते थे? वहां पे हम एक्सेलरेशन को कहते थे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक टर्म है, कौन सा टर्म है? रिटार्डेशन का। यही है ना, याद आया कुछ? अरे भूल मत जाना भाई, भूलना नहीं है, चीज़ों को याद रखना है, तब रिलेट करना आसान होगा। जब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी ना तो रिलेट नहीं कर सकते हो आप अच्छे से, कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हो। रटने के लिए समझने के लिए में थोड़ा सा डिफरेंस है। रटना तो ठीक है, आप समझिए इसको। समझने में ये है कि अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव रिटार्डेशन का केस है, यानी कि एक समय ऐसा होगा कि उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा? ए की जगह पे -g पुट करेंगे। जो ए है हमारा इस केस में वो क्या हो जाएगा? -g, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमारा हो गया सेकंड वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए वो हो गया v = u + gt। अब यहाँ पे ये -n के साथ है मान लो, ठीक है, g जो है -n के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? u - gt। समझ गए ना आप? हमने a की -g नेगेटिव एक्सेलरेशन पुट किया। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? h = ut - ½ gt²। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? v² = u² - 2gh, ठीक है ना। यहाँ पे h का टर्म लिखेंगे, हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, इसे याद रखकर कुछ फायदा नहीं है। आपने ये इक्वेशन ऑफ द मोशन याद कर रखा है, आपको पता है ये, आपने इसको प्रूव भी कर रखा है। आपको याद रखना है बस कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जी प्लस में लेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जी माइनस में लेंगे। बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज द इन्फ्लुएंस, है ना। अब देखिए ये जब हो गया तो अब इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देना चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब जो आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो कहता है मास के बारे में बताइए, और आप बताइए वेट के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब मास क्या है, वेट क्या है। कभी कभी हम ऐसा लगता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, मास वेट तो सेम ही है ना। बिल्कुल नहीं, मास और वेट दोनों अलग अलग टर्म हैं। आज से आप याद कर लो कि मास और वेट दोनों अलग अलग टर्म हैं। मास क्या है हमारा? मास क्या है? मास क्या है? किसी भी क्वांटिटी, याद रखिए इसका डेफिनेशन, क्वांटिटी, द नंबर ऑफ द क्वांटिटी of the matter or substance contained in a object or it। नहीं समझे? देखिए इसको समझते हैं अच्छे से कि इसमें कह रहा है, मास में ये कह रहा है
कि जो मैटर है ना, सब्सटेंस जो है ना, उसकी जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी है उसे हम मास कहेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन इट मतलब इन द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में जितना मैटर कंटेंट है वो मास हो गया। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द मास। अब मास जो है उसकी यूनिट, मास की यूनिट केजी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मास को समझ रहे हो ना? मास में ये कहा जाता है कि मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, चाहे उसे आप जमीन पे रखो, अंतरिक्ष में ले जाओ, चांद पे ले जाओ, द मास विल नेवर चेंज। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ये क्वांटिटी है, ये मैटर की क्वांटिटी है जो कि उसके अंदर कंटेंट है। तो जितना कंटेंट मैटर है वो तो हमेशा वो इतना ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। यहाँ है, मून पे है, स्पेस में है, तो मास तो उतना ही रहने वाला है। चेंज क्या होता है उसे आप समझिए। देखिए जो नेक्स्ट टर्म है वेट, ये क्या है? ये क्या है? वेट क्या है? वेट और मास दोनों सेम है क्या? है? वेट और मास दोनों सेम है क्या? क्यों? अभी कभी कभी हम मास को वेट, वेट को मास कह देते हैं, ऐसा कहने का नहीं है। वेट क्या है? देखिए वेट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेट जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? ये तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारते जा रहे हो। डायलॉग नहीं है, ये डिफिनेशन है और इसे आपको याद रखना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? अजीब से बात, अजीब सा डिफिनेशन बता दिया। ये देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे उसका कोई एक मास है। ये अर्थ, ऐसा मान लीजिए, अर्थ मान लेते हैं, अर्थ है। अरे मानने के लिए तो कुछ भी मान लो, ठीक है। अभी जो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अब तो सर कहोगे ये तो कुछ ग्रेविटी सही बात बोल रहे हो आपकी, फोर्स वाला, बिल्कुल सही, वो ऐसा ही है। वेट में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, इस पर कितना अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वेट को हम लिखते हैं m इंटू जी। ठीक है, जहां भी वेट दिया हुआ है वहां पे ये आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उससे मल्टीप्लाई किया गया है। किसे मल्टीप्लाई किया गया? मास को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उसे मल्टीप्लाई किया गया, किसे किया गया है? मास को। बात है क्लियर, है ना? तो अब ये कहते हो कि चलो यहां पे तो आपने कहा कि जो मास है वो चेंज नहीं होगा, वो क्यों कहा? यहां पे ये इसके साथ भी ऐसा ही है क्या? वेट विल नेवर चेंज, नहीं, ये चेंज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है जी पे। वेट जो है मास के साथ साथ मल्टीप्लाई है जी, यानी कि ये जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो ये जी पे डिपेंड कर रहा है। अब जी की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मून है, ये अर्थ है, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के कारण, ग्रेविटी मतलब अर्थ के कारण, अर्थ में जो जी है उसकी वैल्यू तो 9.8 है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे चांद पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, वो उसकी वैल्यू कितनी है? जी एम, मून लिख रहे हैं, इक्वल्स टू g/6, जितनी अर्थ पे है उसके 6th। बात समझ में आई? यहां पे 9.8 है अर्थ पे, चांद पे चले जाओगे तो इसका 1/6 हो जाएगा। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई तो यानी कि वेट ऑन द मून की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, m इंटू मून पे ग्रेविटी, मून पे ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे mg/6 ये हो गया, यानी कि 6 टाइम कम हो जाता है वेट। यही तो बात हुई ना, मतलब यहां पे आप कोई वेट है आपका, मान लीजिए कि 100 kg है,
100 है न्यूटन, और ऊपर जब चांद पे जाते हो तो आप हल्का महसूस करते हो, आपको लगता है यार यहाँ तो कम है, चांद पे रहना सही है, यहाँ फालतू में ज़मीन पे जाकर डाइटिंग और कम खाना और ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वेट तो कुछ है ही नहीं, 100/6, 100/6 है ना, यानी कि 16-17 किलो के आसपास। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपका कांस्टेंट है, मास जो है वो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वेट, और वेट जो हमारा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जी की वैल्यू अर्थ की ज़्यादा है, कितना, 6 टाइम ज़्यादा है मून से। तो इसीलिए आप कभी कभी देखते हो ना, आपने मूवी वगैरह में या स्पेस की मूवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल वगैरह में, वेब सीरीज वगैरह में, कि वहाँ पे स्पेस में क्राफ्ट में जब लोग होते हैं तो क्या उड़ते रहते हैं। तो जब ग्रेविटी ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा वहाँ पे, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो उड़ते रहते हैं। अर्थ मून पे भी आपने देखा होगा, मून पे टीवी न्यूज़ वगैरह में दिखाता है कभी, या फिर डिस्कवरी वगैरह में, वहाँ पे लोग एक पैर यहाँ रखा दूसरा पैर वहाँ उछल उछल के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट द वेट एंड द मास एंड द वेट। मास इज द कांस्टेंट, वेट इज नॉट कांस्टेंट। वेट चेंज करेगा किसके, अकॉर्डिंग टू द किसके भाई, बोलो तो, बोलते नहीं हो यार। हाँ बोल रहे हो और क्या पागल सर, पागल बना दोगे हमें, अब वीडियो बना के डालते मैं कहाँ से बोलेंगे है ना, बात तो सही है। देखिए अब बात आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, इसके बाद हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या है, व्हाट इज थ्रस्ट? जब कोई फोर्स है ना, उसका जो डायरेक्शन है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, थ्रस्ट। तो इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, इसकी कॉल्ड थ्रस्ट। कोई सरफेस है, उस पे ऊपर से फोर्स लगा दिया हमने एफ, कोई सरफेस पे हमने फोर्स लगा दिया परपेंडिकुलर, तो ये थ्रस्ट है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, कंडीशन ये है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड को देखो, कोई टीचर आपको कहा भाई ये जा नोटिस लगा दे, नोटिस लेकर जाते हो आप, मतलब पेपर लेकर जाते हो और नोटिस बोर्ड पे रखते हो, आपको पिन दिया हुआ होता है, पिन लगा देते हो। तो आपने पिन पे फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पिन अंदर चला गया। तो किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। किसी भी सरफेस पे अगर कोई परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो हमारा थ्रस्ट हो गया। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स अप्लाइड, प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यानी कि इसके प्रेशर के लिए प्रेशर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर को हम कैपिटल पी से लिखते हैं, एफ तो आपको पता है, एरिया को हमने स्मॉल कैपिटल ए से लिखा। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया ना, एरिया मीटर स्क्वायर, तो हमने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट। अब प्रेशर क्या है, थ्रस्ट तो आपने समझा दिया कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारा प्रेशर हुआ। अब एरिया क्या है, ये प्रेशर क्या है, वो थ्रस्ट तो आप समझ गए, परपेंडिकुलर आप फोर्स जो लगा रहे हो। प्रेशर क्या है, प्रेशर को आप ऐसा समझिए कि जो एरिया, ठीक है ना, जिस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, आपने ये हाथ लिया, बोर्ड पे फोर्स लगाया, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहेंगे। इस पे लगने वाला, बोर्ड पे रखने वाला प्रेशर,
बोर्ड पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है, जितना ये कांटेक्ट में है वही तो एरिया है ना कांटेक्ट में, पूरा तो हाथ है नहीं कांटेक्ट में, या मैं पूरा अगर धक्का तो दे नहीं रहा हूँ, बस हाथ से दे रहा हूँ अपनी हथेली से, ठीक है। तो जो हथेली कांटेक्ट में है ये एरिया, और जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आप समझिए कि आप बीच या फिर नदी की बात कर लेते हैं, वहाँ पर तो जाते ही हो, गए भी होगे, तो वहाँ पे जो बालू है सैंड, तो वहाँ पे जो है वो भाई सैंड तो वहाँ पे जब जाते हो, अब खड़े होते हो बालू पे, तो आप महसूस करते हो कि आप थोड़ा नीचे गए, धंसे बालू के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा वेट है यानी कि mg। यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कौन सा mg काम कर रहा, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जो एरिया कांटेक्ट में है वो तो आपका पैर ही है ना, जो दोनों पैर है, ठीक है, नीचे का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है, तो आप क्या थोड़ा धंस जाते हो। लेकिन आप लेट जाओ बालू पे, तो जो बालू पे आप लेट गए तो आपने क्या किया, आपने एरिया बढ़ा लिया। जो पैर, दो पैर थे कांटेक्ट में बालू के, जमीन के, अब आपने क्या किया, पूरे लेट गए तो पूरा अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। तो जब एरिया बढ़ा लोगे तो क्या होगा, देखिए जब एरिया आप बढ़ा लोगे, ठीक है ना, फोर्स उतना ही लग रहा है, अभी भी तो वेट आपका इतना ही है ना, खड़े रहो, सोए रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, आपका वेट mg ही होगा। तो mg तो वेट है, लेकिन आपने क्या किया, एरिया बढ़ा लिया। तो जब एरिया बढ़ा लोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये तो है ना। जब एरिया इंक्रीज करेंगे, इसके रेसिप्रोकल में, डिवाइड में, तो जब प्रेशर बढ़ाया आपने, मतलब प्रेशर यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा था, और पहले जब आप सिंपली आप इस तरीके से खड़े थे तो वहाँ पर एरिया मान लो 2 था, 2 मीटर पर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप लेटे तो वहाँ पे फोर्स तो उतना ही लग रहा है mg, और आपका एरिया मान लो हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 2, जबकि यहाँ प्रेशर कितना है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो डिफरेंस, चीज़ों को समझ रहे हो आप। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेशर के केस में अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स बराबर लगा रहे हो, सेम लगा रहे हो, और एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, तो यानी कि लगने वाला प्रेशर कम होता जाएगा, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कम होता जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये तो हो गया, आपने थ्रस्ट भी समझ लिया, प्रेशर भी समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा ग्रेविटेशन से बाहर निकलते हैं। ग्रेविटेशन से बाहर तो हम थ्रस्ट और प्रेशर भी निकल गए थे, तो अब अर्थ पे हो तो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर तो नहीं निकल सकते ना, टॉपिक से बाहर निकलते हैं। तो अब हमारे पास जो केस है, टॉपिक है, वो है बायंसी। ये समझते हैं व्हाट इज बायंसी। इसे समझने के लिए एक ड्राइंग करते हैं। हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, जब ब्लॉक है तो उसका कुछ वेट होगा अर्थ के कारण, अर्थ के सरफेस पे। अब इसी ब्लॉक को तुमने क्या किया कि एक फ्लूइड में डाल दिया। फ्लूइड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको इमर्ज किया, ठीक है, आपने इसको इसके अंदर डाला। ये अब यहां पे जब आप डालते हो तो ऐसा होता है कि जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। यहां पे हमने फोर्स कहा FB, फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी पढ़ रहा है ना, फोर्स ऑफ बायंसी B से, इसलिए हमने इसको डिनोट किया। फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जब वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है ना, तो जो वेट है वो थोड़ा कम महसूस होता है। जैसे कि आप कुआं से पानी निकालते हो, अब तो नहीं निकालते होगे आप लोग, कुआं तो देख लो, वही बड़ी बात है ना। तो कुएं से जब हम पानी निकालते हैं, जब बाल्टी डालते हैं, जब उसके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे भरा हुआ बाल्टी, मान लो कि भर लिया बाल्टी और उसे खींचना, लेकिन अभी भी सरफेस पे है, तो उसका वेट हमें कम महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस सरफेस को छोड़ता जाता है ऊपर की तरफ, उससे आप खींचते हो, ऊपर की तरफ खींच रहे हो, जब कांटेक्ट में हट गया तो आपको उसका रियल वेट महसूस होगा, ठीक है। तो यहां पे जो वेट है नीचे की तरफ वो थोड़ा कम है, कम महसूस होता है, ठीक है। अब ये जो है फोर्स FB,
इसमें ये क्या कहता है कि एफ बी जो है हमारा वो क्या होगा, जो ये दिस वैल्यू माइनस इनसाइड द फ्लूइड ये वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो सेम ये और ये तो बराबर ही होना चाहिए। ये अब यहाँ पे इस बात को आप समझिए कि अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस दिस वैल्यू ऐड करके इतना आना चाहिए। अब इसे ये मान लो 10 न्यूटन का है ना, और नीचे से बायोंसी फोर्स जो हमारा लग रहा है वो लग रहा है मान लो 3 न्यूटन, तो ये कितना होगा 7 न्यूटन। तब तो ये दोनों ऐड होकर फिर से 10 हो जाएंगे। तो यही जो फोर्स ऑफ बायोंसी है ना, फोर्स ऑफ बायोंसी जो है वो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो दिस माइनस दिस है ना, आप इसको समझ लीजिए। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, बस इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बायोंसी को कहा क्या गया है, ठीक है, बायोंसी को कहा क्या गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो हम इसको कहते हैं द अपवर्ड फोर्स। इसको आप समझिए, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स, ठीक है, कहाँ कौन अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, इसे थोड़ा गंदा सा हो गया है। अपवर्ड फोर्स ये, और अप्लाई कौन सा कर रहा है, कौन कर रहा है, फ्लूइड कर रहा है इस पे, जो फ्लूइड है। तो आप इसे इस तरीके से कहोगे द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड ही लगा रहा है ना भाई, मैंने कहा फ्लूइड, आपका फ्लूइड जो है आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जो अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ब्लॉक, ध्यान से फिर से, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ब्लॉक, जो ब्लॉक है, इट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, इट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। थ्रस्ट अभी आपने पढ़ा ना, अप थ्रस्ट और वाइंड फोर्स, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या हुआ वाइंड फोर्स या फिर अप थ्रस्ट का, कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट कहेंगे। ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है ना, आप देख रहे हो ना सरफेस के, तो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे अप थ्रस्ट। अब कितना फोर्स अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है बॉडी की डेंसिटी पे, नहीं समझे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, किसकी, ब्लॉक की। ब्लॉक की डेंसिटी जितनी होगी उस तरीके से यहां पे एफ बी अप्लाई होगा, अप थ्रस्ट या फिर वाइंड फोर्स। इसे देखते हैं, चलो इसे भी मिटाते हैं। देखिए डेंसिटी क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी टर्म आपने पढ़ रखा है, जानते हो, फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है वो उसकी डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है वो उसकी डेंसिटी है। ध्यान से सुनिए, एक यूनिट वॉल्यूम हमने लिया, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, 1 यूनिट है वॉल्यूम का। अब इस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मास इसके अंदर है, वो उसकी डेंसिटी को बताएगा। अब यहाँ पे आप एक कह लो कुछ भारी से सामान ले लिया, आप ये समझ लो जो तौलते हैं ना, दुकान पे जाते हो आप, अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स दिखते होगे, वेइंग मशीन, पहले जो मशीन थे वहाँ पे किलो लोहे का होता था तौलने के लिए, 1 kg 2 kg, तो हमने कहा कि ठीक है हमने वो तौलने वाला ले लिया, या कोई भारी सामान ले लिया लोहे का 1 kg का, ठीक है। अब 1 kg हमने क्या किया, कॉटन ले लिया, 1 kg हमने क्या लिया, कॉटन भी ले लिया। अब देखो ये जो 1 kg कॉटन होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा, मतलब डेंसिटी नहीं है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। ये तो लोहा इतना सा में आ गया,
वॉल्यूम कम है। इसका मतलब है दोनों का मास तो सेम है, लेकिन इसकी पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगा ना वो आपको छोटा सा नज़र आने वाला है। अब जिसकी डेंसिटी कम है यानी उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए जब वॉल्यूम ज़्यादा है डेंसिटी को उसको आप लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को हम ज़्यादा रखते हैं तो डेंसिटी कम होगी, मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी हमारी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम है तभी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इसकी डिवाइड में है ना। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम ये वैल्यू कम तो डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब कहता है क्या आपके बुक में कि हमने क्या किया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने कहा कि भाई बताओ कि कौन सी वस्तु डूब जाएगी, कौन सी वस्तु नहीं डूबेगी किसी भी फ्लूइड में। हमने एक जार लिया, इसके अंदर मान लो पानी डाल दिया, कोई भी फ्लूइड हो सकता था लेकिन हमने यहाँ पे पानी डाला। अब क्या किया हमने क्या किया कि एक मान लो कि यहाँ पे कोक का, थम्सअप का, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका ढक्कन लिया, कैप ऊपर का है ना, वो लिया, और उतने ही वेट का हमने क्या किया एक लोहे का कील बना लिया। ठीक है, अब लोहे का कील को आप देखोगे, जब भी लोहे का कील आप डालते हो पानी में तो वो आप देखते हो कि वो नीचे की तरफ डूब जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और ये अगर सिंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। किसी भी फ्लूइड में दो बॉडी हमने सेम वेट का लिया, एक डूब जा रहा दूसरा फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पे। हमने इसे पीट पाट के काटी बना दिया और इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, ये इसलिए नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है मैं बता रहा हूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो ढक्कन के कैप की है ना, ये इसलिए नहीं डूब रहा है, क्योंकि जो नीचे से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपथ्रस्ट, वो ज्यादा है। ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होती तो ये नीचे डूब जाता और ये फोर्स इसको रोक नहीं पाता। जो बायंसी फोर्स आप कह रहे हो ना, बायंट अपथ्रस्ट, वो उसे रोक नहीं पाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसे इस तरह समझिए कि इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर में डाला हुआ है ना, if the density of the material is less than the density of the water then the material will float। अगर दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस है और जो फ्लोट कर रहा है यानी उसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है, किससे? फ्लूइड से जिसमें वो फ्लोट कर रहा है। ओके, अब ये इसलिए डूब जाता है, कील जो नेल है वो इसलिए डूब जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। किससे? वाटर से, फ्लूइड से। तो इसका मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट ये बना, इसका कॉन्सेप्ट ये बना कि इफ द डेंसिटी ऑफ दिस कैप, ठीक है, अब कि कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, अगर डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है ना, डेंसिटी यहां पे वाटर लिखते हैं, अगर इससे कम है, लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन है, लेस देन द डेंसिटी ऑफ द, मान लो मटेरियल या फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट कहा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो क्या होगा? यहां पे देखिए, यहां पे ये वही टर्म है लेकिन मैंने तो कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन, जब वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? मटेरियल डूब जाएगा है ना। और जब डेंसिटी ज्यादा है, जब डेंसिटी ज्यादा है तो ये फ्लोट करेगा। तो अगर कंफ्यूजन हो गया, फिर से समझते हैं ना, कंफ्यूजन हो गया तो कौन सा भागे जा रहे हैं ना, आप भाग रहे हो ना हम भाग रहे हैं, समझते हैं इसको फिर से। देखिए ये फ्लोट क्यों करेगा और ये डूबेगा क्यों, इसे पकड़ते हैं पहले, कैप को। इसे हमने डाला, हमने देखा ये तो ऊपर फ्लोट कर रहा है,
तो जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका केस सिंपल है। सिंपल केस ये है कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। एक लाइन में क्लियर? इसलिए फ्लोट कर रहा। ये डूब जा रहा, सिंक कर जा रहा। क्यों सिंक कर जा रहा? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये, इसे याद रखना। हो गया काम खत्म। ठीक है, हो गया काम खत्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको मिटाओ भाई, बहुत फ्लोट और सिंक हो गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए बच्चे क्या है ना, प्रिंसिपल के स्पेलिंग में गलती कर देते हैं और वो लिख देते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, और लिख देते हैं प्रिंसिपल। तो ये आप स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाते हैं, है ना, और ये प्रिंसिपल अलग होता है। तो ये याद रखिए, PLE, PAL नहीं, ये तो आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, ये ना लिखना है। ये गलती कई बार हो जाती है बच्चों से, हमसे भी हुआ करती थी, हम भी, सब लोग करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज साहब एक साइंटिस्ट थे, और ये अपने एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा उस बात से जाने जाते हैं। किस बात से? उसी बात से, सही समझे, उसी बात से जाने जाते हैं जब ये नहा रहे थे बाथटब में और इनको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये नंगे बिना कपड़े के दौड़ने लगे, अब बोलने लगे भैया यूरेका यूरेका, है ना। तो आर्किमिडीज ने ऐसा क्या किया था, ऐसी कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? किसी रिसर्च पे काम कर रहे थे, अचानक से नहाते नहाते उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो भागे उठ के, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि भाई मैंने क्या पहन रखा है, नहीं पहन रखा है, बस भाग दिए। अब यहाँ पे आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं, देखिए। आर्किमिडीज साहब ने कहा, है ना, यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज साहब ने कहा कि ये कोई वेट जो कि हम पानी में डाल रहे थे, कोई फ्लूइड में डाल रहे थे, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं हम। अब यहाँ से यहाँ पे मान लो कि आपने एक इस तरीके से कर रखा है और यहाँ एक जार रख रखा है, यहाँ पानी यहाँ तक भरा हुआ है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को भी लिख लेंगे। यहाँ तक है। अब देखिए, इसके अंदर अगर कुछ भी जाएगा तो पानी ऊपर आएगा, इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो पानी ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट बिल्कुल इस पे है, जरा सा भी ऊपर आया तो ये नीचे, इसके द्वारा ये नीचे आ जाएगा इस जार में। तो अब क्या किया आर्किमिडीज साहब ने कि इसे उठाया और इसके अंदर डाला। इसे उठाकर जब इसके अंदर डाला, उनके जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने ऐसा डाल दिया इसके अंदर। जब इन्होंने इसके अंदर डाला तो कुछ जो वाटर है वो इसके थ्रू इस जार में आ गया, आएगा ना। अब इसको यहाँ पे ही कनेक्ट कर रखा है, तो वाटर कहाँ, इसके अंदर थोड़ा ना रुकेगा। इसने डाला आपने, वो ज़्यादा वाटर हुआ, इससे बाहर की तरफ आ गया, इसमें आ गया। अब आर्किमिडीज साहब क्या करते हैं, आर्किमिडीज साहब का स्टेटमेंट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली, दिस इज पार्शियली, अगर ये पूरा डूब जाता इस सरफेस तक, यहाँ तक अगर ये हो जाता फुल्ली के लिए, चलिए इसको पहले मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर उसको मैं वापस से बना दूंगा। ये वाटर सरफेस पे आ गया, तो दिस इज द फुल्ली, है ना। पार्शियली जो भी हमने बना रखा था, दिस इज द पार्शियली, आधा डूबा आधा बाहर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली, आप उसको इमर्ज करते हो पार्शियली या फुल्ली, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, जो फोर्स एग्जैक्ट हो रहा है इस पे, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी बायोन्सी में आपने पढ़ा ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, और इससे आपने क्या कहा था, एफ बी कहा था, यहाँ तक क्लियर है। ये जो फोर्स होगा ना, उसकी वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसके थ्रू जो आया है, अब इसको जो भी आपका फ्लूइड आया है, इसको आप वेट कर लें,
ठीक है, इसका वेट अगर कैलकुलेट कर लें तो यही होगा इसकी एफ बी की वैल्यू। इसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात समझ में आई? ब्लॉक को लिया, पानी में डाला, जितना पानी डिस्पर्स हुआ वो हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया, उसे फिर हमने वेइंग मशीन में वेट कर लिया। ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी है, जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा, जो बायनेंसी फोर्स है, अब थ्रस्ट है जो अप्लाई हो रहा, उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली, व्हेन अ बॉडी, इधर से आते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड, then the block will, या body will experience a force, upward force. Then a body will experience a upward force. ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई है, वहाँ से पीडीएफ में आप देख सकते हो। अब तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो फोर्स यहाँ पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इसने। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड, द ब्लॉक बॉडी विल एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। हो गया सिंपल। आर्किमिडीज साहब, अभी इस ज्ञान प्राप्ति के बाद आर्किमिडीज साहब बिल्कुल, अब भाई वो साइंटिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, साधारण लोग तो हैं नहीं। तो ये आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे इसके एप्लीकेशन जो है वो सबमरीन में, जो शिपिंग बोट है वहाँ पे, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें दूध मेजर करते हैं कि दूध में पानी कितना है, वहाँ पे, तो ये सारे एप्लीकेशन हैं, उन्हीं प्रिंसिपल पे दिखाया गया है, इसी प्रिंसिपल पे उनको बनाया गया है। ठीक है, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पे वो सारे एप्लीकेशन हैं, जो एप्लीकेशन आपके बुक में दिए गए हैं। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन पूछेगा तो हम वहाँ से लिख देंगे। हमने कहा ठीक है, चलिए आर्किमिडीज हो गया। आर्किमिडीज होने के बाद आपका एक टॉपिक रह जाता है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। आप कहोगे सर डेंसिटी तो आपने पढ़ाया था। अरे भाई मैंने तो पढ़ा दिया था, अब इन लोगों को डेंसिटी से मन नहीं भरा, इन्होंने कहा चलो हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। अब उन्होंने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी बताइए आप, उन्होंने रिलेटिव डेंसिटी बता दिया। अब बुक में दे रखा है तो पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाना मुझे है, तो करना ही पड़ेगा, तो वही कर रहे हैं हम, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे शॉर्ट पे लिखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अरे हिल मत भाई, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये हो गया हमारा डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी को हम कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इसे कहते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब कहोगे सर वाटर से, इन्होंने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमने एक रेफरेंस बना लिया, हमने कहा कि वाटर इज अ रेफरेंस, अब उसमें रिलेटिव डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो वाटर की डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ द वाटर सॉरी 1000 kg मीटर क्यूब, ये होता है। इन्होंने कहा कि जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। आप ये बात देखिए, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जिसका रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ द वाटर से। तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी का, लैंग्वेज है तो आप लोग लिख लोगे, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। सिंपल आप बता दोगे, ठीक है ये तो है, और वाटर की डेंसिटी दे रखी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है, बुक में दे रखा है कि अगर सिल्वर जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है 10.8 है, कुछ ऐसा ही दे रखा है 10.8 है, तो बताइए कि डेंसिटी ऑफ द सिल्वर क्या है, क्या नहीं, सिल्वर की डेंसिटी क्या है, सिल्वर
ये कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। वैल्यू किसकी दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी की, फॉर्मूले में रख देते हैं रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि ये वैल्यू दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000, 1000 रख दिया आपने। अब सिल्वर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये इंटू 1000, 108, 10 कैंसिल, ठीक है। यहाँ अगर इसको आप हटाते हो पॉइंट को, एक से एक जीरो कटा, फिर इतना kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। समझ गए आप। तो इस तरीके से इसके हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं कुछ भी लेकर। हमने कहा कि ठीक है, अब बताइए कि डेंसिटी ऑफ द किसी भी सब्सटेंस का, एक्स सब्सटेंस, देखिए कोई भी ले लेते हैं, हमने कहा गोल्ड ले लिया, सिल्वर अब कर लिया, चांदी, अब सोना ले लेते हैं। हमने कहा गोल्ड की जो डेंसिटी है, वो है मान लो 7000 kg मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। अब आपसे कहा जाता है बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कैलकुलेट करना है, क्या करोगे। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है RD रखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड बटा डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब डेंसिटी ऑफ द गोल्ड कितना दे रखा है, 7000, वाटर की डेंसिटी कितनी है आपको पता है, कितना हो गया, 7, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट होगा क्या, पूछा जा सकता है यूनिट होगा क्या रिलेटिव डेंसिटी का, नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी है, डेंसिटी नीचे भी है, ये डेंसिटी का यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे में, तो दिस इज द रिलेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों, वाटर की डेंसिटी तो हमें पता है, तो इसमें पूछा जा सकता है यही कि आप बताइए रिलेटिव डेंसिटी क्या है या डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कितना है, तो आप वो कैलकुलेट कर लोगे जी, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। आप इसके नोट्स को भी देख सकते हो, और इसके कुछ न्यूमेरिकल, शायद मैंने पहले भी कहा आपसे कि न्यूमेरिकल मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे भी आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, ग्रेविटेशन में रहिए, है ना, ग्रेविटी में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।